नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमा 6 में। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा रह गया था, मैंने बोला था कि मैं आपको 3 टॉपिक करवाऊंगी। एक तो डेप्रिसिएशन, एक अपना बिल ऑफ एक्सचेंज और एक बैंक रिकंसिलेशन था। बैंक रिकंसिलेशन हमारा हो गया और डेप्रिसिएशन भी हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज को देख लेते हैं, एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको सारा बताऊंगी। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग अगर पहले की बात करते हैं, पिछली बार क्वेश्चन आया भी हुआ था हुंडी से। हुंडी क्या होता है? हुंडी क्या होता है? हुंडी होता है डिमांड बिल। डिमांड बिल, डिमांड बिल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने आपसे कोई पैसे लेने हैं और मैं ये कहूंगी हाँ भी मुझे ना आपसे पैसे लेने हैं, तो मैं एक लेटर बना के दे रही हूँ मैं किसी अपने पर्सन को, किसी को भी, और आपके पास वो बंदा आएगा और पेमेंट लेके जाएगा। तो आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भी वो पर्सन मेरे पास आएगा? तो मैंने कहा कि वो ना डिमांड बिल लेके आएगा, एक लेटर लिख के आएगा जिसके अंदर मैंने लिखा होगा कि हाँ इतने पैसे है ना, आप मेरे नाम पे उसको दे दो। देखिए, राम एक पर्सन है जो कि डिमांड बिल लेकर जा रहा है, डिमांड बिल लेकर के जा रहा है, इसे हुंडी बोला जाता है। किसके पास जा रहा है? मान लो मोहन के पास। श्याम ने मोहन को पैसे दिए 1000 रुपए। ये पहले की बातें हैं, अब ये हुंडी वगैरह नहीं चलती, पहले चला करती थी। उसका ही एक मैं कहूंगी अमेंडेड रूप जो है वो, या फिर सुधार कर दिया गया, कुछ धीरे धीरे परिवर्तन आए तो बिल ऑफ एक्सचेंज आया। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है, फिर हम आगे आएंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो हुंडी में काफी लोगों ने बड़ा कंफ्यूज हुए। बिल ऑफ एक्सचेंज था, डिमांड बिल लेटर है, ब्रोइंग लेटर है, तो सोचते गए कि क्या है ये। तो डिमांड बिल है, उसको समझ लीजिए एक बार। राम ने मोहन को 1000 रुपए दे दिए जी। अब लेने की बारी आई तो राम उसी साइड जा रहा है जहां पर मोहन रहता है। पुराने टाइम की बात है, साधन इतने हैं नहीं लोगों के पास, तो वो अपना धीरे धीरे जैसे तैसे जा रहा है, बैलगाड़ी वगैरह करके गांव की तरफ पहुंच गया मोहन के पास और बोला हाँ जी मुझे ना पैसे चाहिए। मुझे किसने भेजा है? श्याम ने भेजा है। तो मोहन ने क्या किया? मोहन ने कहा ठीक है पैसे तो मैं दे दूंगा, आप इतनी दूर से आए हो, थोड़ा दिन 1-2 दिन आराम करो और मैं आपके पैसे दे दूंगा। 1-2 दिन का टाइम मिल गया मोहन को और उसने क्या किया? पैसे का अरेंजमेंट कर लिया। पैसे का अरेंजमेंट कर लिया और राम को दे दिए पैसे। 2 दिन का टाइम मिल गया, 2 दिन 3 दिन उसकी अच्छी सेवा पानी करी, उसको अपना सराय वराय में ठहरा दिया और हो गया। तो ये क्या होता है? हुंडी। यानी कि पहले भी ऐसा ही होता था, कोई एक पर्ची, कोई नाम का कुछ लिखकर ऐसे दे दिया गया जिसको देख के वो समझ गया हाँ भाई ये तो श्याम ने ही पैसे भेजे हैं, और उसके नाम पे उसकी सेवा पानी हुई और 2-3 दिन का टाइम लेके उसको पेमेंट मिल गई। तो ये हो गया। तो उसको क्या बोला जाता है? डिमांड बिल। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा तो एक एक्ट आया जी हमारा, नेगोशिएशन एक्ट। नेगोशिएशन एक्ट 1881 के अंदर। काफी पुराना बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज को आप ये मत समझिए कि अभी चला है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज काफी टाइम से है। और मैंने जो आपको एक राम श्याम और मोहन वाली कहानी से सुनाई है, ये उससे भी पहले की है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पूरी अच्छे से जो डेफिनेशन है वो नेगोशिएशन एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग दी हुई है। इसी में ही काफी सारी जो कंडीशन है जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब, अब आप लोग ये मत समझिए कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि कोई बाजा वगैरह बजेगा, नहीं नहीं नहीं। इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक साधन है, एक साधन है, एक वे है इन राइटिंग। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा ही राइटिंग में होना चाहिए। वर्बली मैंने बोला कि हाँ भाई पैसे आप उधार सामान मेरे से खरीद रहे हो तो पैसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल दूंगा जी। कह दिया, जबान की कीमत तो बहुत होती है, कह दिया सो कह दिया, दूंगा मैं नहीं। राइटिंग में होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज। एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल का मतलब हो गया
कि जिस डेट को आपका बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि वो बना है, जो बिल बना है जिसको BR और BP बोलेंगे, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, तो वो है ना, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हाँ जी 2 महीने बाद मैं आपकी पेमेंट दे दूंगा अगर मैं ठीक रहा तो, अगर पैसे का अरेंजमेंट हो गया तो, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ ना हुआ तो मैं पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। 2 महीने का मतलब 2 महीने आपको पैसे उसके बाद देने पड़ेंगे, अदरवाइज वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है। फिर आ गया साइंड बाय मेकर। मेकर जो बनाएगा इसको, वो इसके ऊपर साइन करेगा। ऐसे तो वो खुद मान लो परचेजर है, सामान खरीदा और खुद एक लेटर सा बना दिए, बोले हाँ जी ये मेरी तरफ से हो गया, मैं पैसे दूंगा, मैंने साइन कर दिए। नहीं, जो बनाएगा वो उसके ऊपर साइन भी करेगा, यानी कि साइंड बाय मेकर। ये ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि साइन कौन करता है, तो मेकर करता है। डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होगा कि वो निर्देश देता है एक निश्चित सर्टन सम ऑफ मनी, एक निश्चित अमाउंट तुम्हें मुझे देना पड़ेगा टू ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू बियरर। या तो वो उस सर्टन पर्सन को देगा जिसके हाथ में वो लेटर होगा, जिसके पास वो BR होगा, या फिर वो किसको देगा, बियरर, जिससे उसने सामान लिया है। अब मैं आपको और समझाती हूँ, पहले आप इस डेफिनेशन को देख लो, इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे निकल सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होता है या ओरल होता है? राइटिंग में होता है। अच्छा, कोई कंडीशन है या अनकंडीशनल होता है? अनकंडीशनल होता है। साथ के साथ साइन कौन करता है? मेकर करता है या फिर पेयर करता है, पेई करता है? कौन करता है? मेकर करता है। और ये किसको पेमेंट कर सकता है? या तो जिसके हाथ में वो हो, सर्टन पर्सन, कोई भी एक निश्चित व्यक्ति हो सकता है, या फिर बियरर जिसने सामान को बेचा है। ये आ गई जी। अब देखिए इसके अंदर की बिल ऑफ एक्सचेंज का फंडा क्या है वो मैं समझाती हूँ। डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा दी। अब देखिए ना, राम है, मोहन है। राम ने मोहन को सामान बेच दिया, 10,000 का सामान बेच दिया जी। अब मोहन बोला कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तू मेरी जबान, मेरी कसम, माँ की कसम, जो भी कसम वसम खा के कह रहा है 10,000 रुपए तेरे पक्के हैं, तुझे मैं दे दूंगा। बोले ठीक है 10,000 तो मैं ले लूंगा, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे पैसे दे दोगे? बोले अरे मेरी जबान पे भरोसा नहीं है। बोले जबान पे तो भरोसा है, लेकिन फिर भी मुझे कोई सबूत तो दो ना। तो बोले ठीक है मैं लिख के दे देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, लिखूंगा तो मैं साइन करके दूंगा, मैं लिखूंगा। तो ये कौन हो गया जी? ये हो गया ड्रोवर। ड्रोवर कौन है? क्रेडिटर। कौन है? सेलर, जिसने माल दिया उधार पर। क्रेडिटर है, ड्रोवर है, वो क्या करेगा? एक नोट बनाएगा। किसके ऊपर? स्टैम्प पेपर पे। स्टैम्प पेपर पे नोट बना दिया, और स्टैम्प पेपर पे बना के इसको बोला हाँ जी मैंने मेरे साइन कर दिए हैं कि इतने पैसे है ना, तुमने 10,000 रुपए 2 महीने के बाद 2 मंथ दे देना। बोले ठीक है। राम ने मोहन को दिखाया और मोहन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है मैं ये पैसे दे दूंगा। तो मोहन के लिए वो हो गया जी BP, बिल्स पेएबल। राम के लिए हो गया वो BR, बिल रिसीवेबल। BR, बिल रिसीवेबल। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ड्रोवर है वही क्रेडिटर है, वही मेकर है किसका? बिल का, जो बिल वो बनेगा। इस तरह से। अब एक और बात है कि अब इन दोनों में 2 ही पक्ष हो गए। क्वेश्चन इसमें से भी आता है, पिछली बार आपका आया हुआ था कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितने पक्ष होते हैं? तो 3 होते हैं। ये तो मैंने 2 ही बताए, तो तीसरा कौन है? तीसरा देखिए ना, राम ने मोहन को कहा कि तुम मुझे 2 महीने के बाद पैसे दे देना। राम के पास BR है। अब राम ने क्या किया? राम ने मान लो सोहन से पैसे ले रखे थे। राम ने क्या किया? उसको BR दे दिया और बोला
कि ये लेटर है मेरे पास, पैसे तो मेरे पास नहीं है अभी 10,000 रुपए मैंने मोहन से लेने हैं, मोहन को ये BR दिखा देना 2 महीने के बाद और पैसे ले लेना 10,000 रुपए। बोला ठीक है। अब ये सोहन के लिए तो BR बन गया, ये मोहन के लिए अभी भी BP है। मोहन जब पैसे दे देगा, किसको दे देगा? सोहन को दे देगा, और राम को पैसे देने की जरूरत नहीं है, सोहन को, तो तीनों का काम चल गया। यानी कि एंडोर्समेंट बोला जाता है इसको, बेचान बोला जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको एंडोर्स किया जाता है थर्ड पार्टी को, तो वो 3 पार्टियां हो गई। एक हो गया जी अपना ड्रोअर हो गया, और एक अपना हो गया जी मोहन, जो अपना क्या है, हमारा ड्रोई है, एक्सेप्टर है, ये है ड्रोई। ड्रोई। अब तीसरा कौन है? तीसरा पक्ष होता है इसके अंदर पेई। अब पेई से तो हम समझेंगे पेई तो कोई पेमेंट करने वाला ही होता होगा, और कौन होगा? पेई कौन होता है? पेमेंट को रिसीव करने वाला, पेमेंट रिसीवर, ये आ गया जी। पेमेंट को कौन रिसीव करेगा? पेई। ड्रोअर बिल बनाएगा, पेई, ड्रोअर पेई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन निकल आते हैं, और आपको अब ये समझ में आ जाएगा कि ड्रोअर कौन है, ड्रोई कौन है, पेई कौन है। अब थोड़ा सा प्रोमिसरी नोट को देख लेते हैं, फिर हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे इसके। देखिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और सबसे बड़ी बात है कि अब आपको स्कूल की भी याद आ रही होगी कि +1 के अंदर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था बड़ा, हाँ जी, BR BP के बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे, तो थोड़ा सा रिकॉल भी हो गया है आपका, और 1 नंबर आपका पक्का भी हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो ये भी आपको बेनिफिट है कि एक तो 1 नंबर पक्का हो गया, स्कूल की याद आ गई, पुराने दिन याद आ गए। हाँ जी, हमने तो बिल ऑफ एक्सचेंज +1 में किया था, फर्स्ट ईयर में भी किया होगा आप लोगों ने। देखिएगा, प्रोमिसरी नोट, वचन पत्र बोला जाता है जिसको। नेहा, किरण, 2 हैं जी ये, हर बार राम श्याम मोहन करते हैं, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया। नेहा ने किरण को सामान बेचा 5,000 का, 5,000 का सामान बेच दिया। किरण बोली भी पैसे तो नहीं है मेरे पास। बोले पैसे तो देने पड़ेंगे भी, ऐसे थोड़ी बात चलेगी। बोले मैं तुझे वचन देती हूँ। बोले वचन कैसा? कैसा वचन? बोले मैं लिख के देती हूँ, 5,000 रुपए मैं दूंगी इस डेट को 2 महीने बाद, मेरा वचन है। अब इसके अंदर क्या था कि जो वचन देने वाला कौन है, वो है परचेजर या फिर डेटर। पिछली बार सेलर था जिसने क्या किया था, नोट बनाया था। क्वेश्चन आ जाता है प्रोमिसरी नोट के अंदर कितने पक्ष होते हैं? प्रोमिसरी नोट के अंदर हमेशा ही 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन होते हैं? सेलर और परचेजर। ये एंडोर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो इसको बनाएगा वो परचेजर होगा, और उसके अंदर कौन था जी? सेलर था। ये आपने ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। डेटर होता है। अच्छा, अब ये प्रोमिसरी नोट में क्या था कि भी प्रोमिसरी नोट में वचन जो है वो डेटर देगा या परचेजर देगा, और साथ के साथ इसके अंदर क्या मतलब कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों में जितना भी टाइम मिलता है, मान लो 3 मंथ का मिल गया, 3 मंथ का, तो उस बीच में कोई इंटरेस्ट लगेगा क्या? मान लो 10,000 के बदले 10,000 ही देने पड़ेंगे, या 2-3 महीने के बाद ज्यादा हो जाएंगे। नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बार ग्रेस पीरियड और देख लेते हैं क्या होता है ये। सिर्फ मैं आपको उतना ही करवा रही हूं जितना आपका पेपर से रेलिवेंट है। नहीं तो टॉपिक तो बहुत बड़ा है, अगर बारीकियों को समझेंगे तो कम से कम 4-5 लेक्चर आपके लग जाएंगे।
लेकिन अभी हमने सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पार्ट करना है कि क्या आ सकता है, मेन मेन जो कंसेप्ट है, नहीं तो टॉपिक में तो लगे रहो फिर तो। देखिए ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड क्या होता है, जैसे मैंने आपको हुंडी बारे में भी बताया था कि भी हुंडी के लिए वो पर्सन गया डिमांड बिल लेकर और 2-3 दिन उनके घर पे रुका, आराम से अपना सेवा पानी करवाई और इतने में उसने पैसे का अरेंजमेंट कर लिया। अब 3 दिन का टाइम ग्रेस पीरियड में भी दिया जाता है हमारा, इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब हो गया अतिरिक्त समय। बाय चांस 2 महीने का टाइम है, 2 मंथ का जो टाइम है, उसमें बाय चांस एक दिन में पेमेंट ना जुगाड़ हो पाए 2 महीने के बाद उसी में, तो 3 डेज का जो टाइम है ना वो इसीलिए है कि वो अपना जुगाड़ कर ले। लेकिन अब ध्यान से देखिए आप, इसके अंदर अगर आपका कोई नेशनल हॉलीडे, जो अकाउंटिंग हॉलीडेज हैं, अगर वो आ जाती हैं तो क्या करेंगे, कौन कौन सी हैं, एक तो आपका ये अपना 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और एक है जी हमारा 15 अगस्त। अगर इसमें से कोई भी डेट आपकी ड्यू डेट पे आ रही है तो हमने क्या करना है, हमने इसको 3 अक्टूबर, 27 जनवरी और 16 अगस्त नहीं करना, ध्यान रखिएगा। हमने एक एक दिन बैक कर लेना है, यानी कि 1 अक्टूबर, 25 जनवरी, 14 अगस्त, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन लगभग आपका जो ग्रेस पीरियड वाला आता है ना वो इसमें से ही आता है कि जो आपका ड्यू डेट है ना वो ऐसे आ जाएगा, जैसे 2 अक्टूबर है, 2 महीने का टाइम दे दिया, तो अगस्त और सितंबर, तो 2 अगस्त को बिल लिखा, 2 महीने के लिए, 2 मंथ के लिए लिख दिया जी। तो हम तो 2 महीने के बाद अपना 3 दिन का मान लो ग्रेस पीरियड है, तो हम क्या करेंगे, 29 जुलाई हो गया, जैसे 29 जुलाई को 2 महीने के लिए हो गया। अब 29 जुलाई को 2 महीने के लिए हो गया तो 29 अगस्त और 29 सितंबर प्लस में 3 डेज हो गए, तो 2 अक्टूबर का टाइम आ गया। अब हम क्या 2 अक्टूबर आंसर में लिख देंगे, नहीं, हमने क्या करना है, एक दिन उसको लेस कर देना है, तो 1 अक्टूबर को पेमेंट करनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड मिलेगा उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेस पीरियड है ना उसको हमने एक दिन कम कर देना है। और फरवरी वाले में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, फरवरी वाले में तो जो हमारे लीप के वर्ष होते हैं, लीप के वर्ष है जैसे 2000, अभी जो 2020 चल रहा है ये हमारा लीप का है, तो 2016 हो गया, 2012 हो गया, इस तरह से आपको जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो लीप के वर्ष के अंदर जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी का महीना 29 डेज का होता है। और जो एग्जामिनर है वो लगभग इस तरह से ही आपको लीप के वर्ष में बता देगा कि हाँ जी 3 दिन ऐड करके बता दो, तो आप 28 फरवरी के हिसाब से 3 दिन काउंट करोगे, तो मान लो बनता होगा 2 मार्च, और आप कह दोगे हाँ जी 3 मार्च, 2 मार्च भी ऑप्शन में होगा, 3 मार्च भी होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो लीप का वर्ष आ रहा है ना, तो फरवरी के अंदर मंथ जो डेज हैं वो 29 होते हैं, 28 नहीं होते, तो आपने 2 मार्च ही करना है उसको, 3 मार्च नहीं करना। लगभग इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं ग्रेस पीरियड वाले, ठीक है, ये हो गया। अब 1-2 जर्नल एंट्री जो है मेन मैं आपको बता देती हूँ कि एक बार जर्नल एंट्री में से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि भी इसके अंदर हम किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट, वो देख लेते हैं, आपका लगभग टॉपिक क्लियर है फिर। देखिए ये एक्स की बुक है और ये वाई की बुक है। एक्स ने वाई को माल बेचा है, एक्स ने वाई को माल बेचा, उधार बेचा। अगर एक्स ने वाई को माल बेचा है, पेमेंट नहीं लिखी हुई, तो हम उधार ही माल पे चलेंगे वाई को, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये बन जाएगा। और वाई क्या एंट्री करेगा, वाई एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट
एक्स अकाउंट। अब उसने बिल दे दिया तो एक्स के लिए तो बिल जो है वो BR है और वाई के लिए BP है। BR क्यों है? क्योंकि इसकी तो ये एसेट है, मान लो 10,000 का ही है, ये हो गया 10,000। तो BR अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 10,000 रुपए। और वाई क्या करेगा? वाई के तो BP लाइबिलिटी है, किससे? एक्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू BP अकाउंट 10,000। ये हो गया। अब जब पेमेंट होगी तो पेमेंट की एंट्री कैसे रहेगी? वाई जो पेमेंट करेगा एक्स को, तो क्या एंट्री करेगा जी? एक्स क्या करेगा? बैंक अकाउंट, बैंक है या कैश है, टू BR को डेबिट करा था, BR को क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपए। और इसके अंदर BP को हम लोग डेबिट कर देंगे, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। ये एंट्री बनेंगी जी इसकी। ये देखिए, अब कई बार तो ये पूछ लेता है कि हाँ जी ये जो माल बेचा ना, तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। तो ये कुछ एंट्रीज हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। जैसे ही आप इसको एंट्री को करेंगे तो आपको लगभग इसी में से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी अगर उसने सामान बेचा तो किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट। ये 4-5 एंट्रीज हैं, इसको अच्छे से अपना माइंड में रख लो। प्लस में आपका या तो ये पूछा जाता है कितने पक्ष होते हैं, ड्रोअर कौन होता है, जो बिल है वो लिखता कौन है, BI किसके लिए होता है, BP किसके लिए होता है। तो क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल सिंपल ही आएगा, इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। भी जैसे 10,000 का माल बेचा तो क्रेडिट नाम किसको करेंगे, जमा किसको करेंगे, मतलब हिंदी में पूछा जाए तो। इंग्लिश में डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास। अगर हमें नाम और जमा में कुछ कंफ्यूजन आ जाए तो आपने अपना सीधा इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लेना, क्या पूछ रहा है, डेबिट पूछ रहा है, क्रेडिट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है आपको तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अब जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं वो मैं अब आपको करवा दूंगी, और साथ में हमारी रिवीजन सीरीज, MCQ सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। कल से आपको थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट मिलेगा जिससे आपको रिवीजन में अच्छे से हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।